अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नॉन लीनियर मॉडल्स। ये नॉन लीनियर मॉडल्स क्या हैं, इनको यूज़ कैसे किया जाता है और इनकी एक्सेल शीट कैसे बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एड्जॉर्प्शन पे या किसी डाई की या मेटल आयन के एड्जॉर्प्शन पे काम किया है और आपने आइसोथर्म्स और काइनेटिक मॉडल्स डिस्कस किए हैं, इसके साथ साथ थर्मोडायनामिक भी डिस्कस की है। तो आपने देखा होगा कि कुछ पेपर्स में जो ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं उनमें उनकी आर स्क्वायर वैल्यू, रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट की होती है। तो उस आर स्क्वायर की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है, हम कहते हैं कि वो मॉडल बेस्ट फिट है हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा पे। फॉर एग्जांपल, अगर लैंगमुर मॉडल की आर स्क्वायर वैल्यू 0.99 आ रही है और फ्रेंडली की 0.89 आ रही है, तो हम कहेंगे कि जिसकी आर स्क्वायर वैल्यू क्लोज टू 1 होगी वो मॉडल एक्सपेरिमेंटल डाटा पे फिट आएगा, हमारा प्रोसेस उस मॉडल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए एक और चीज़ आ जाती है जिसको नॉन लीनियर मॉडल्स कहा जाता है। सिर्फ आर स्क्वायर की वैल्यू से हम एक्सपेरिमेंटल ये प्रूव नहीं कर सकते कि हमारा डाटा इसको फिट करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए एक और मेथड है, कुछ और मॉडल्स हैं जिनको नॉन लीनियर मॉडल्स कहा जाता है, वो अप्लाई किए जाते हैं, उनकी प्रॉपर कैलकुलेशन की जाती हैं, जिसके बाद ये वेरीफाई हो जाता है कि जिसकी आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा हो और एरर एनालिसिस की वैल्यू कम हो, वो मॉडल हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा को फॉलो करेगा। एरर एनालिसिस जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें एरर के चांसेस कम हो, वो मॉडल हमारे डाटा को, एक्सपेरिमेंटल डाटा को फॉलो करेगा और उसकी रिग्रेशन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको कुछ इसकी जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसका मैं आपको पेपर एक आपके सामने शो करती हूँ, जिसमें इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ERRSQ एरर एनालिसिस मॉडल है, इसके साथ ARE एरर एनालिसिस मॉडल है। इस तरह से इनकी मॉडल्स की डिटेल और इनकी जो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है वो सारी हमने पेपर में मेंशन करनी होती है, पेपर या थीसिस जो भी आप लिख रहे हैं। और उसके साथ हमने ये मेंशन करना होता है कि आपकी जो एरर एनालिसिस हैं उसकी वैल्यू कम आनी चाहिए और आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, फिर वो मॉडल आपके एक्सपेरिमेंटल डाटा को फॉलो करेगा। इसके साथ इसका एक टेबल बनाया जाता है कंपैरिजन का। यहाँ पे दो मॉडल्स डिस्कस किए गए हैं। यूजुअली इस एरर एनालिसिस के 5 या 6 मॉडल मैक्सिमम डिस्कस किए जाते हैं ताकि कंप्लीट वेरिफिकेशन जो है प्रोसेस की हो सके। जब आप कंपैरिजन कर लेंगे तो आपने इस तरह का इसमें कंपैरिजन का टेबल बनाना है कि ERRSQ ये जो मॉडल है इसकी वैल्यूज़ कितनी आई है हर मॉडल के लिए, ARE मॉडल की वैल्यूज़ कितनी आई है, ये काइनेटिक्स के केस में है। इसी तरह आपने आइसोथर्म्स के केस में करना होता है। अब काइनेटिक मॉडल्स और आइसोथर्म मॉडल्स, इनमें कौन से हम एरर एनालिसिस मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाइब्रिड मॉडल आता है जो कि यहाँ पे गिवन है। फॉर एग्जांपल लैंगमुर, अगर आपका ग्राफ है, लैंगमुर आपने प्लॉट जो बनाया है, आप उस पर हाइब्रिड मॉडल कैसे अप्लाई करेंगे। हाइब्रिड की जो इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन, वो ये मेंशन है यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि 100 डिवाइडेड बाई n माइनस पी। अब यहाँ पे n क्या है और p क्या है, इसकी मैं आपको यहाँ पे पहले डिटेल बता देती हूँ, फिर मैं आपको ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं ये करके दिखा दूँगी। अब इसमें क्या होता है कि आपने QE एक्सपेरिमेंटल और QE कैलकुलेटेड, ये दो चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं। आपने ये खुद कैलकुलेट करनी होती हैं फ्रॉम योर आइसोथर्म और काइनेटिक ग्राफ। इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है कि आपने आइसोथर्म्स या काइनेटिक मॉडल्स की QE की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इस पूरे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस की जो थ्योरी है, उसकी जो एक्सेल शीट है, उन सब की डिटेल पार्ट्स की फॉर्म में इस चैनल पे अवेलेबल है। एन हमारे पास नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि जो हमारा कंसंट्रेशन का डाटा है, जो हमने इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन स्टडी किया है, उसमें हम वो कंसंट्रेशन का डाटा अप्लाई करके हम आइसोथर्म स्टडी करते हैं। इसी तरह जो हमने इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम देखा, उसमें टाइम का जो डाटा होता है हमारे पास,
फॉर एग्जांपल हमने 5 to 120 मिनट्स अगर टाइम वेरी किया है, 5 मिनट्स देन 10 मिनट, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110 और 120। इस तरह ये हमारे पास 13 टोटल एक्सपेरिमेंट बनते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वेरिएशन की है। सपोज़ आपने 10-10 का डिफरेंस नहीं रखा, आपने 20 का डिफरेंस रखा है। आप चाह रहे हैं कि एक आपका एक्सपेरिमेंट 5 मिनट पे हो, दूसरा आपका 10 मिनट पे, देन 30, 40, 60 मिनट्स पे, उसके बाद 80, 100 और 120। इस तरह आपके 8 एक्सपेरिमेंट टोटल बनते हैं। तो जितने आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट, वो यहाँ पे n काउंट होता है। अगर आपने टोटल 8 एक्सपेरिमेंट किए हैं इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम डिस्कस करने के लिए, तो आपकी n की वैल्यू 8 होगी। ठीक हो गया। और अगर आपने 10 का डिफरेंस रखा है, 5, 10, 20, 30 अप टू 120 मिनट्स तक, तो आपके जो n की वैल्यू है वो 13 होगी। इसी तरह आपका जो कॉन्टैक्ट टाइम का डाटा है, जो आपने इफेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम या एड्जॉर्प्शन टाइम वो स्टडी किया है ऑन एड्जॉर्प्शन, तो उससे क्या होता है कि आप वो डाटा अप्लाई करते हो काइनेटिक मॉडल्स डिस्कस करने के लिए, उसके ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो जितनी दफ़ा आपने टाइम को वेरी किया है, जितनी दफ़ा आपने कंसंट्रेशन को वेरी किया है, वो आपने सारी जो नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे आपके n काउंट होंगे। अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, तो आपने पहली कंसंट्रेशन रखी 5 ppm। ppm का एक और यूनिट मिलीग्राम पर लीटर भी होता है, हम इसको मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं, ppm भी लिख सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो एक आपने एक्सपेरिमेंट किया 5 ppm पे, एक आपने 10 ppm पे, देन आपने 20 ppm का सोल्यूशन बनाया, देन 40 ppm का, इसी तरह फिर 60, 80 एंड देन 100 ppm। इस तरह आपने टोटल 7 एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, 5 to 100 ppm 20-20 के डिफरेंस के साथ। ओके हो गया। तो आपके यहाँ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स या n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। p की जो वैल्यू होती है, अब ये क्या है, n की वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है कि इट इज़ द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। p की वैल्यू हमारे पास हमेशा 1 होगी। और p को चाहे वो हाइब्रिड मॉडल है या ARE मॉडल है, ये जो भी मॉडल्स हैं आइसोथर्म्स के केस में या काइनेटिक के केस में, p की वैल्यू आपने हमेशा 1 पुट करनी होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि लैंगमुइर के केस में आपका जो लैंगमुइर आपने आइसोथर्म मॉडल डिस्कस किया है, उसमें आपने हाइब्रिड एरर एनालिसिस मॉडल कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमें QE एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू चाहिए और देन QE कैलकुलेटेड। अब QE क्या होता है? QE is the maximum adsorption capacity of your adsorbent towards dye or any metal ion. ओके, अब इसमें क्या है कि आपने जो ग्राफ प्लॉट किया था लैंगमुइर के केस में, उसमें एक आपकी QE एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई थी और एक आपने खुद ग्राफ से कैलकुलेट की थी, वो आपके पास QE कैलकुलेटेड थी। अगर आपने वो ये वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं करना आती तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसमें उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ कि आपने QE कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल कैसे कैलकुलेट करनी है, लैंगमुइर और फ्रेंडली के प्लॉट्स कैसे बनाने हैं, और QE एक्सपेरिमेंटल क्या है, QE कैलकुलेटेड क्या है। आप काइंडली उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि ये इसकी एक्सप्लेनेशन में ये यहाँ पे अगर मैं समझाने लग गई तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो QE एक्सपेरिमेंटल और QE कैलकुलेटेड आपने वो दो वैल्यूज़ ले लेनी है। उसके बाद आपने QE एक्सपेरिमेंटल माइनस QE कैलकुलेटेड, ये पहले का और सेकंड कॉलम का आपने डिफरेंस ले लेना है। आपकी जो वैल्यूज़ आई हैं आपने वही पुट करनी है। ये नहीं करना कि अब ये सारी जो वैल्यूज़ हैं आपने इन्हीं को पुट करके अपनी वैल्यूज़ निकालनी, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करके। देखिए, आपका जो डाटा है, जो आप पेपर सेंड करते हो किसी पेपर जर्नल में पब्लिशिंग के लिए, या जो भी आपकी थीसिस होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर रीडिंग्स या जो कैलकुलेशंस हैं, जब आप किसी भी जर्नल में सबमिट करवाते हो तो उनके रिव्यूअर्स प्रॉपर कैलकुलेशन करके उसको पास करते हैं। ये नहीं होता कि आपने मैनिपुलेशन करके किसी का डाटा उठा के इधर से किसी का डाटा लिया तो उसको खुद मैनिपुलेट करके एक अपनी ही QE की वैल्यू निकाल ली या RCA की वैल्यू निकाल ली, तो दैट्स द रॉन्ग वे।
और वैसे भी रिव्यूअर्स खुद कैलकुलेट करते हैं, जब आपकी वैल्यूज़ वो नहीं आती, उनमें डिसएग्रीमेंट आता है तो आपके पेपर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो कॉपी करने से परहेज़ करें, ठीक है। उसमें आप ही का नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। देन हमने क्या करना है, क्यू एक्सपेरिमेंटल और क्यू कैलकुलेटेड को, इन दोनों का हमने डिफरेंस ले लेना है। ये देखिए, अब आप में इस डी कॉलम के ऊपर जब यहाँ पे मैंने कर्सर रखा तो क्या होगा कि ये फार्मूला बार होती है, इसके ऊपर फार्मूला शो हो रहा है साथ में कि इसमें क्या करना है, B3 माइनस C3। अब B3 क्या है, ये बी कॉलम है, इसका कौन सी रो है, थर्ड वन, यानी कि बी कॉलम की तीसरी जो रो है उसको माइनस किया गया है किस में से, C3 में से। C क्या है, ये C कॉलम ये वाला है, और C की जो रो है 3 वो क्या है, ये, यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस किया गया है, तब हमारे पास ये क्यू एक्सपेरिमेंटल माइनस क्यू ई कैलकुलेटेड का कॉलम बन गया। उसके बाद हमारे पास ये जितनी वैल्यूज़ आई हैं हम इनका स्केल ले लेंगे। जब स्केल लेंगे, ये देखें यहाँ पे भी इसका स्केल की अगर फार्मूला बार में देखें तो उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया है, आप स्केल ले लें या मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम आएगा। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट कॉलम में आपने क्या करना है कि ये जो आपने इन वैल्यूज़ का स्केल लिया है, ये स्केल्ड वैल्यूज़ के जो आंसर हैं आपने इसको डिवाइड करना है क्यू ई एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू से। क्यू ई एक्सपेरिमेंटल जो आपकी ये वाला कॉलम है आप इससे डिवाइड कर देंगे। अगर आप फार्मूला बार में भी देखें तो आपको शो हो रहा होगा कि E3 डिवाइडेड बाय B3। E3 क्या है हमारे पास, ये जो स्केयर वाला आंसर आया था इसको आपने डिवाइड करना है B3 से, ये क्यू ई एक्सपेरिमेंटल से। उसके बाद आप क्या करें कि 100 डिवाइडेड बाय n माइनस पी। n मैंने आपको पहले समझा दिया कि n इज़ द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। अगर आप आइसोथर्म डिस्कस कर रहे हो तो उसके केस में आपके पास कंसंट्रेशन का डाटा है, ठीक है। कंसंट्रेशन के आपने कितने एक्सपेरिमेंट लगाए हैं, 7 लगाए हैं, 8 लगाए हैं, 9 लगाए हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर 8 लगाए हैं तो आपके पास n की वैल्यू 8 हो जाएगी। p की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दिया है, वो हमेशा 1 रखनी है। इस फार्मूले में अगर हम देखें तो 100 डिवाइडेड बाय n माइनस पी है, मीन्स टू से कि n हमारे पास 8 है और p 1 है, तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो आपने 100 को 7 पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बार में भी 100 डिवाइडेड बाय 7 शो हो रहा है। आपने इसका जो आंसर है वो कैलकुलेट कर लेना है, इसका एक ही आंसर आएगा और वही आपने हर जगह अप्लाई करना है। अब यहाँ पे फार्मूले में ये गिवन था हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय n माइनस पी, हमने इसकी वैल्यू क्या निकाल ली, 14.286, ठीक हो गया। उसके बाद समेशन है, किस चीज़ का समेशन है, स्केयर वैल्यू डिवाइडेड बाय क्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब ये स्केयर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय क्यू एक्सपेरिमेंटल ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट इसको कर लिया हुआ है। यहाँ पे जस्ट क्या करना है, हमने समेशन लेना है, समेशन लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारी जो आंसर आए हैं, ये सब वैल्यूज़ आई हैं, हमने इनका समेशन ले लिया। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इस पर कर्सर रख रही हूँ तो यहाँ पे फार्मूला बार में शो हो रहा है कि हमने समेशन लिया है कहाँ से कहाँ तक, F3 से F10 तक। तो ये F कॉलम है मेरे पास और ये 3 रो से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रही है वैल्यूज़ और कहाँ तक जा रही है, F10 तक। तो इन यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इन सब का समेशन लिया, जिसके बाद मेरे पास इनके समेशन की वैल्यूज़ आ गई जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटेड फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे ये पता चला कि लैंगमर प्लॉट के केस में जो हाइब्रिड मॉडल की वैल्यू है डेट इज़ 0.299, ठीक हो गया। तो ये फार्मूला आप वैसे हैंड रिटन भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल शीट पे करने का ये फ़ायदा होता है कि आप एक ही दफ़ा जब फार्मूला लगा देते हैं तो वैल्यूज़ अगर आप इसमें दोबारा चेंजेस भी करें तो नेक्स्ट वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाती है। अब एक्सेल शीट कैसे यूज़ करनी है, फार्मूला कैसे लगाना है, फार्मूले में जैसे यहाँ पे मैंने अब कर्सर रखा है तो इसकी जो वैल्यूज़ इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला बार में यहाँ पे शो हुआ, ये देखें। तो ये फार्मूला हम कैसे लिखें उसकी अलग से वीडियो भी मैं बना दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा कि हाउ टू यूज़ एक्सेल शीट या फार्मूला इसमें कैसे पेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है। तो आप उस वीडियोज़ को देख लीजिएगा तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट में चलें तो इसी तरह हमने फ्रेंडली के केस में करना है। हमने हर मॉडल जो हर नॉन लीनियर मॉडल है, टोटल 5 मॉडल्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। उनमें क्या है कि 5 के 5 मॉडल्स आपने अप्लाई करने हैं हर आइसोथर्म और हर काइनेटिक मॉडल पे, उनको वेरीफाई करने के लिए कि यही मॉडल हमारे डाटा पे फिट आ रहा है। नेक्स्ट चले तो हमारे पास फ्रेंडली मॉडल है,
उसमें भी हमने क्यू ई कैलकुलेटेड, क्यू ई एक्सपेरिमेंटल, वही चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे क्यू ई एक्सपेरिमेंटल सेम रहेगी, क्योंकि वो हमने एक्सेल शीट में सेम ही रखी है सब मॉडल्स की, और वो सेम ही आती है। क्यू ई कैलकुलेटेड जो है वो यहाँ पे डिफरेंट होगी। अब क्यू ई कैलकुलेटेड डिफरेंट, मैंने जैसे आपको कहा डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि आप जो भी मॉडल का ग्राफ बनाते हो तो उसकी आर स्क्वायर की वैल्यू, उसकी स्लोप की, इंटरसेप्ट की वैल्यू अपनी अपनी आती हैं। यहाँ पे क्यू ई कैलकुलेटेड की वैल्यू का जस्ट डिफरेंस आएगा, क्यू ई एक्सपेरिमेंटल सेम रहेगी। अब यहाँ पे आपने इन दोनों का वैसे ही डिफरेंस ले लेना है, देन उसका स्केयर ले लें। स्केयर लेने के बाद उन सब वैल्यूज़ को क्यू ई एक्सपेरिमेंटल से डिवाइड कर दें, देन उसकी जो आपके पास समेशन है आप उसको कैलकुलेट कर लें। उसके बाद n की वैल्यू यहाँ पे भी सेम है, n की वैल्यू 8 रहेगी, p की वैल्यू 1 पुट करनी है, 100/7 करके आपके पास ये इस फार्मूले का आंसर सेम आएगा। सारे आइसोथर्म मॉडल्स में ऐसे ही होगा, क्योंकि p की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 8 है, 100 वैसे ही 100 रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो यहाँ पे आपने इसका जो आंसर है वो कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो इसमें आप देखें, इस फ्रेंडली के केस में हाइब्रिड का मॉडल की अगर वैल्यू मैंने कैलकुलेट की तो वो 10.74 आई, जबकि लैंगमेयर के केस में वो 0.299 आई। अब इन दोनों मॉडल्स का ही अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो सबसे कम वैल्यू लैंगमेयर के केस में आई है। अब लैंगमेयर के केस में सबसे कम वैल्यू आई है, इट्स मीन कि इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। जब इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, एरर एनालिसिस मॉडल की वैल्यू कम होगी, तो हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, वो लैंगमेयर मॉडल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से ये आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि एरर एनालिसिस मॉडल हमें क्या बताता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या यही मॉडल हमारे प्रोसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपने इसको वेरीफाई करना है इन एरर एनालिसिस मॉडल्स के साथ। नेक्स्ट पे चलें तो डीआर मॉडल, या जिसको हम डोमिनेंट रेडुस्केवश मॉडल कहते हैं, इसके केस में भी हमने ऐसे ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी क्यू ई एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू भी सेम रहेगी। अगर हम क्यू ई कैलकुलेटेड की बात करें तो डीआर के केस में क्यू ई कैलकुलेटेड हमने नहीं इसका मतलब कैलकुलेशन नहीं निकाली। इसमें आपने जस्ट डीआर के जो प्लॉट है उसकी जो स्लोप की वैल्यू आती है, आपने उसको ही क्यू ई कैलकुलेटेड कंसिडर कर लेना है। आई रिपीट कि जो डीआर मॉडल है आपका, आपने उसके जो आर सी की वैल्यू निकाल ली है, उसके साथ उसका जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y=mx+c वाली, तो उसमें आपकी जो स्लोप की वैल्यू आई है आपने उसको क्यू ई कैलकुलेटेड कंसिडर कर लेना है और वो सेम ही रहेगी। देन आपने क्यू ई एक्सपेरिमेंटल माइनस क्यू ई कैलकुलेटेड वही प्रोसेस रिपीट करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, देन आपने स्केल ले लेना है, उसके बाद क्यू ई एक्सपेरिमेंटल से डिवाइड कर देना है, उसके बाद 100/n-p सेम प्रोसेस है, सेम आंसर है, और यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई करके इस पूरी फाइनल इक्वेशन से आपने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डी आर मॉडल यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 0.01, यहाँ पे 10 फ्रेंडली के केस में, लैंग्वेज के केस में 0.2, ठीक हो गया। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर मैं इसको एक ही फ्रेम में लेके आऊँ तो ये देखें, यहाँ पे 0.2 है लैंग्वेज के केस में, फ्रेंडली में 10 है, जबकि डी आर के केस में 0.0 है। तो आप ये कहेंगे कि डी आर मॉडल की सबसे कम है, तो प्रोसेस जो हमारा है उसको डी आर मॉडल को फॉलो करना चाहिए। अगर इसकी आस्कर की वैल्यू ज़्यादा आती है और इसकी वैल्यू तो कम ही है, वो तो हमें पता चल रही है यहाँ पे, तो इसको मॉडल को प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। मेन जो मॉडल्स होते हैं आइसोथर्म्स के केस में, जिनसे पता चलता है कि प्रोसेस किसको फॉलो कर रहा है, वो होते हैं लैंगमेयर और फ्रेंडली। जबकि काइनेटिक्स के केस में जो मेन मॉडल्स डिस्कस किए जाते हैं या जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, दैट आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड सूडो सेकंड ऑर्डर। आपने एरर एनालिसिस में जो कंपैरिजन करना है वो इन मॉडल्स के साथ करना है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का सूडो सेकंड ऑर्डर के साथ, लैंगमेयर का फ्रेंडली के साथ। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आइसोथर्म्स के केस में डीआर मॉडल है,
अगर इसकी वैल्यूज़ कम आ जाती है तो डी आर मॉडल से हमें जो बात पता चलती है वो एनर्जी पता चलती है, एनर्जी ऑफ एड्जॉर्प्शन पता चलती है। ये प्रोसेस केमिकल बॉन्डिंग, उसकी केमिकल बॉन्ड्स ब्रेकिंग एंड केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में इसका इतना रोल नहीं होता। फिजिकल इंट्रैक्शन होने हैं, केमिकल होने हैं, मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन होनी है, मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन होनी है, वो डीआर मॉडल्स नहीं बताता। ठीक है, इसके अलावा इस एलोविच काइनेटिक मॉडल है, इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल है, कुछ और मॉडल्स हैं, वेबर मॉरिस मॉडल है, जो कि हमें इनकी डिटेल नहीं बताते कि प्रोसेस एड्जॉर्प्शन हमारा जो प्रोसेस है वो मोनोलेयर है, मल्टीलेयर है, और उसमें कौन से इंट्रैक्शंस हैं, फिजिकल हैं, केमिकल हैं, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते। उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक मॉडल्स और लैंगमर और फ्रेंडलिक मॉडल से पता चलती है। तो इन केस अगर आपके पास डी आर की सबसे कम वैल्यू आ जाती है तो आपने ये नहीं कह देना कि डी आर प्रोसेस को फॉलो करेगा हमारा प्रोसेस। तो आपने जो मेन कंपैरिजन करना है वो लैंगमर और फ्रेंडलिक का, इन दोनों का करना है। आइसोथर्म्स के केस में, काइनेटिक्स के केस में सूडो फर्स्ट और सूडो सेकंड का करना है। जिसकी कम आएगी आपने उसको कह देना कि प्रोसेस इसको फॉलो कर रहा है। इस केस में सबसे कम लैंगमर और फ्रेंडली का कंपैरिजन करके देखें तो लैंगमर की आ रही है, तो हमने कहा कि लैंगमर प्रोसेस को फॉलो करेगा क्योंकि इसकी जो है हाइब्रिड मॉडल की वैल्यू कम आई है, आर स्क्वायर की वैल्यू इसकी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक हमारा एक एरर मॉडल हाइब्रिड मॉडल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मॉडल पे चलें तो डेट इज़ MPSD। अगला मॉडल हमारा MPSD है। MPSD में हम सबसे पहले लैंगमर की कैलकुलेशन करेंगे, और अगर उसमें देखें हम तो QE एक्सपेरिमेंटल ये हमारे पास जो ऑलरेडी सेम ही रहेगी पूरी आइसोथर्म्स के केस में। QE कैलकुलेटेड जो हमने ग्राफ से कैलकुलेट की है, उसके बाद हम इनका डिफरेंस ले लेंगे, देन स्केल ले लेंगे इन सारी वैल्यूज़ का, जैसे आप फार्मूला बार में भी देख रहे हैं ऊपर। उसके बाद हमने QE एक्सपेरिमेंटल से इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ तक का प्रोसेस हाइब्रिड का और MPSD का सेम ही है। उसके बाद जो डिफरेंस आता है वो N और P का आता है। यहाँ पे N की वैल्यू भी 8 ही रहेगी क्योंकि आइसोथर्म्स के केस में हमने 8 एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल अगर परफॉर्म किए हैं तो वो 8 ही रहेगी। P की वैल्यू 1 रहेगी, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले केस में हम 100 डिवाइडेड बाई N माइनस पी करते थे, अब हमने 1 डिवाइडेड बाई N माइनस पी करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 1 डिवाइडेड बाई N माइनस पी, N हमारे पास 8 है और P की वैल्यू 1 है, तो 8 माइनस 1 होके 7 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम इनका स्केल लेके और 1 डिवाइडेड बाई N माइनस पी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस समेशन की वैल्यू के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला बार में देखें तो आपको शो हो रहा होगा कि F47 और G39 को मल्टीप्लाई करना है। F हमारे पास ये है और G हमारे पास ये कॉलम है, तो यहाँ पे 47 का मतलब ये है G39 और F47। जी के केस में हमने 39 कॉलम लेना है और F के केस में हमने 47 लेना है। तो F हमारे पास ये वाला कॉलम है और F के केस में हम 47 लेंगे। 47 ये वाला है कॉलम। 47 लेने का मतलब ये है कि ये इन सब का समेशन है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे समेशन का सिंबल ही था, तो हमने इन सब का वैल्यूज़ का समेशन लेके उसको मल्टीप्लाई किया है इस वैल्यू के साथ। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उससे नेक्स्ट चलें तो हमारे पास ये जो इसका आंसर आएगा उसको हमने उसका स्क्वायर रूट लेना है 1/2। यहाँ पे हम फार्मूला बार में अगर मैं कर्सर रखूँ तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि स्क्वायर रूट लेना है किस कॉलम का, H कॉलम का, यानी कि ये वाला जो कॉलम है इसकी ये जो वैल्यू आई है आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ये फार्मूला में भी ऊपर 1/2 लिखा आ रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। मीन्स टू से आपके पास ये जो आई कॉलम का आंसर आया आपने इसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास जो है MPSD मॉडल का जो लैंगमर के केस में इसकी कैलकुलेशन होके जो आंसर आएगा वो 5.47 या इस तरह का आपका जो आंसर आएगा वो तो डिफरेंट होगा। तो इस केस में 5.47 इसका आंसर आया लैंगमर के केस में। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं फ्रेंडली के केस में करूँ तो फ्रेंडलिक में भी ऐसे ही क्यू एक्सपेरिमेंटल सेम है। QE कैलकुलेटेड जो हमने ग्राफ से खुद कैलकुलेट की है, इसका हम डिफरेंस लेंगे बाद में। डिफरेंस लेने के बाद
इसका हम स्केयर ले लेंगे, पूरी वैल्यूज़ का स्केयर लेंगे। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे क्यू ई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ। उसके बाद इन सब वैल्यूज़ का समेशन ले लेना है आपने। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई n माइनस पी कर देंगे, वो आपके पास सेम ही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इस आंसर को और ये समेशन वाले आंसर को। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे अगर कंपैरिजन करूँ मैं तो ये लैंगमर के केस में 5 वैल्यू आई थी, ठीक है, जबकि फ्रेंडली के केस में 32 आई है वैल्यू। तो सबसे कम यहाँ MPSD से भी पता चल गया कि लैंगमर की अभी भी कम आई है। हाइब्रिड की भी कम आई थी लैंगमर की, और MPSD की वैल्यू भी लैंगमर की ही कम आई है, फ्रेंडली की ज़्यादा आई है। तो इससे दो मॉडल से हमें पक्का पता चल गया कि हमारा जो प्रोसेस है वो लैंगमर को फॉलो कर रहा है। इसी तरह हम DR मॉडल की कैलकुलेशन कर लेंगे। उसमें भी क्यू एक्सपेरिमेंटल तो सेम रहेगी। क्यू ई कैलकुलेटेड मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हम ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर रहे, हमने जस्ट यहाँ पे स्लोप की वैल्यू को ही क्यू ई कैलकुलेटेड कंसिडर कर लेना है। उसके बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस लेके बाद में इसका स्केल ले लेंगे और हम क्यू एक्सपेरिमेंटल से डिवाइड करके और देन हम n माइनस पी करके, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगी, n तो 8 है, p की वैल्यू 1 है, और 1 डिवाइडेड बाय करेंगे तो वो सारे तीनों केस में सेम ही रहेगी। उसके बाद हम दोनों वैल्यूज़ को ये 1 ओवर n माइनस पी की वैल्यू और समेशन वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देन उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इस कॉलम में। उसके बाद हम उसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू का जो हमारा जो DR के केस में MPSD की वैल्यू आएगी वो 1.3707 आ जाएगी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी वैल्यू सबसे कम है, लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करते कंपैरिजन में, इसको हम जस्ट वैसे लिख देंगे कि इसकी वैल्यू भी कम ही है। नेक्स्ट चलें तो हमारे पास EAPS, ये एरर एनालिसिस मॉडल है, ठीक है। आप अगर इन मॉडल्स की डिटेल निकालना चाहें तो आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल आर्टिकल हैं, सारे मिल जाएंगे आपको। आप जस्ट लिखें इन मॉडल्स के नेम लिख दें, उनकी डिटेल आपके पास आ जाएगी, उनका फार्मूला आ जाएगा। आपने पेपर में अगर उनको लिखना है, ऐड करना है, उनका रेफरेंस देना है तो आपके पास ईजिली गूगल पे इसका डाटा अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं साइंस हब के ज़रिए। अगर आपसे कोई पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा तो साइंस हब से कैसे डाउनलोड करना है उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, लैंगमर के केस में EABS कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो इसमें भी क्यू ई कैलकुलेटेड हमारे पास और क्यू ई एक्सपेरिमेंटल ये दो वैल्यूज़ आएंगी। और उसके बाद हमने इसकी जो कैलकुलेशन है वो सीधी सादी सी है। आपने जस्ट क्यू ई कैलकुलेटेड और क्यू ई एक्सपेरिमेंटल का डिफरेंस लेके इन सब वैल्यूज़ का समेशन ले लेना है और वो आपके पास EABS का फार्मूला है। आपके पास वैल्यू का आंसर आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ 0.007 आ गया, ठीक है। यही केस आपने फ्रेंडली के साथ करना है कि जस्ट आपने क्यू ई कैलकुलेटेड और क्यू ई एक्सपेरिमेंटल का डिफरेंस लेना है, उसके बाद इन सब वैल्यूज़ का समेशन ले लेना है। तो इस केस में 0042 आई है वैल्यू, ठीक है। DR के केस में भी आपने ऐसे ही क्यू एक्सपेरिमेंटल, क्यू ई कैलकुलेटेड, इस केस में भी मैं रिपीट बार बार इसलिए कर रही हूँ कि आप भूल ना जाना, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि इस केस में हमने क्यू ई कैलकुलेटेड स्लोप की वैल्यू लेनी है। बाकी ऊपर वाले जो दो मॉडल्स हैं उनके केस में हमने ग्राफ से खुद कैलकुलेट की थी वैल्यू। यहाँ पे आपने इसका डिफरेंस लेके देन उन वैल्यूज़ का समेशन ले लेना है तो आपके पास DR की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखें तो लैंगमर के केस में 0.0007 हैं, जबकि फ्रेंडली के केस में 0.0042 है, ठीक है। इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, तो कम वैल्यू किसकी हुई? लैंगमर की। तो हम ये कह सकते हैं कि EABS के केस में इससे भी कंफर्म हो गया कि हमारा प्रोसेस लैंगमर को फॉलो करेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक 3 मॉडल्स हमने डिस्कस कर लिए, एक हाइब्रिड मॉडल, एक MPSD और तीसरा हमारे पास जो है वो EABS हो गया। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि आपने ये 3 मॉडल ही डिस्कस करने हैं, आप कोई और मॉडल भी डिस्कस कर रहे हो अपने मॉडल में, पेपर में। फॉर एग्जांपल हिल मॉडल है या एक RP मॉडल होता है, रेटलिज पैटरसन मॉडल होता है, आइसोथर्म मॉडल। अगर जो भी मॉडल आपने डिस्कस किया है अपने पेपर में, आप उसकी ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हो। इसकी क्यू ई एक्सपेरिमेंटल, क्यू ई कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल के आप उसकी जो डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई करके उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलें तो ERRSQ, ये नेक्स्ट मॉडल है, मॉडल नंबर 4। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्यू ई कैलकुलेटेड, क्यू एक्सपेरिमेंटल, इनका पहले कॉलम बनाएंगे, दैन हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद इन सब वैल्यूज़ का हमने स्केयर ले लेना है
ठीक है। तो स्केयर लेने के बाद हम इसका समेशन ले लेंगे, ये समेशन वाली वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, हम समेशन लेने के बाद ये जो समेशन वाली वैल्यू है हमने इसका, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आपने क्या करना है कि जस्ट आप ये जो स्केयर वाली वैल्यू है इसका समेशन लेके आपके पास जो आंसर आएगा वही आपका ERRSQ का आंसर है, वही उसका फार्मूला है। ठीक है, तो आपने अब ये ERRSQ आपके पास कितना आ गया, लैंगमर के केस में 5.9, ये e की पावर -8। यहाँ पे जो e होता है ना वो जिस पावर की फॉर्म उसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डिजिट है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 या -4, तो नॉर्मल केस में हम 10 लिखते हैं हैंड रिटन में, लेकिन जब इस फॉर्म में हम एक्सेल शीट में या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको 10 की पावर लिखने की बजाय e लिख देते हैं। तो e का मतलब क्या होता है 10 की पावर -8। ठीक है, अब यहाँ पे ERRSQ लैंगमर के केस में कैलकुलेट हो गई। फ्रेंडली के केस में देखें तो इसमें भी QE कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल दो हमने लिए, देन उनका डिफरेंस ले लिया, उनका हम स्केल ले लेंगे, स्केल लेने के बाद हम उसका समेशन ले लेंगे, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप ये सोच रहे होंगे कि लैंगमर के केस में तो हमारी जो वैल्यू आई है वो 5.9 आई है, 10 की पावर -8, पावर भी आपने देखनी है साथ। ठीक है, इसके केस में 2.2 10 की पावर -6। वैल्यू देख के तुम्हें पता चल रहा है कि लैंगमर की वैल्यू ज़्यादा है, 5 है, जबकि फ्रेंडली की वैल्यू 2 है। लेकिन जब हम पावर की बात करते हैं तो इसकी पावर है -8 लैंगमर की, जबकि फ्रेंडली की पावर है -6। तो माइनस के साथ जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी कंसिडर की जाती है। तो इस केस में अगर पावर का कंपैरिजन करें तो -8 इज़ शॉर्टर और लेसर दैन -6। ठीक है, हम कह सकते हैं कि -8 वाली जो वैल्यू है वो छोटी है एज़ कम्पेयर टू -6 वाली वैल्यू। ठीक हो गया, तो इससे भी ये बात कंफर्म हो गई कि हमारा प्रोसेस लैंगमर को ही फॉलो कर रहा है। DR के केस में अगर हम देखें तो उसमें भी हमने सेम फार्मूला अप्लाई करना है, इन दोनों का पहले डिफरेंस लेना है, देन हम स्केल ले लेंगे, स्केल लेने के बाद उनका समेशन आ जाएगा। तो इस तरह हम DR के केस में ERRSQ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉडल नंबर 5 ARE मॉडल। ठीक है, ये मॉडल भी हम अप्लाई करते हैं, ये भी नॉन लीनियर मॉडल ही है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो किस मॉडल को फॉलो कर रहा है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, इसका फार्मूला, क्योंकि हर मॉडल का फार्मूला डिफरेंट होता है। तो इसमें भी सबसे पहला कॉलम था QE एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड इनका बनेगा, देन आपने इनका डिफरेंस ले लेना है, डिफरेंस लेने के बाद QE एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू से डिवाइड कर देना है। जब आपने डिवाइड कर देना है तो आपने साथ में इसका समेशन ले लेना है, जिसका कि अलग कॉलम बन जाएगा कि समेशन लेके हमारे पास वैल्यू इतनी आ गई। 100/n कर देना है। यहाँ पे p से माइनस नहीं करना, n-p वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे जस्ट n की वैल्यू है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है 100/n कर दिया, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास इस केस में क्या है, जैसे 8 है, जैसे हम ऊपर भी हमने देखा है कि 8 - 1 करते थे तो 7 हो जाती थी, वो उसमें p भी इन्वॉल्व होता था, इसमें p नहीं है, तो n की वैल्यू 8 ही लिखी जाएगी, इज़ द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो उससे नेक्स्ट चलें तो 100/n की जो वैल्यू जो आंसर आया है 12 जो आंसर आया इसका, इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो g का कॉलम है, हमारे g वाले कॉलम को f वाले कॉलम के साथ, इन दोनों कॉलम्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ARE मॉडल की वैल्यू आ जाएगी लैंगमर के केस में, जो कि 2964 आ रही है। ठीक है, इसी तरह फ्रेंडली के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम QE कैलकुलेटेड और QE एक्सपेरिमेंटल लेंगे, उनका हम डिफरेंस ले लेंगे और डिफरेंस लेने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे QE एक्सपेरिमेंटल के साथ। ठीक है, और उसके बाद हम सारी वैल्यूज़ का समेशन ले लेंगे। ये सारी जो फार्मूलाज हैं या जो भी इक्वेशंस हैं ये आपको ऊपर फार्मूला बार में भी शो हो रही हैं कि हमने कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई किया है, और साथ मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दिया है। नेक्स्ट चलें तो उसके बाद हम इन सब वैल्यूज़ का समेशन लेने के बाद 100/n करेंगे, n की वैल्यू 8 है, और फिर उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ARE मॉडल फ्रेंडली के केस में हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। DR के केस में अगर हम देखें तो DR के केस में भी सेम ही हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, QE कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल इनका कॉलम बनेगा, देन हम उनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेने के बाद हम QE एक्सपेरिमेंटल पे डिवाइड कर देंगे, उसका जो आंसर आएगा, ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं हम एंड पे इसका क्या करेंगे समेशन ले लेंगे। समेशन लेने के बाद हम इसके जो 100
बाय n करेंगे, n इज़ अ नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट, वो हमारे पास 8 हैं, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम आप मल्टीप्लाई कर देंगे f कॉलम को और g कॉलम को, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इस तरह 5 मॉडल्स हमने यहाँ पे आज डिस्कस किए, जिसमें कि हमारे पास नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया एक हाइब्रिड मॉडल, उसके बाद MPSD मॉडल, नंबर 3 पे हमारे पास EABS मॉडल आ जाता है, नंबर 4 पे ERRSQ मॉडल आ जाता है, और नंबर 5 पे ARE मॉडल आ जाता है। तो हमने ये 5 मॉडल्स डिस्कस किए, उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये मॉडल्स हमें क्या बताते हैं और इनको कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिस्कशन आइसोथर्म्स के मुतालिक थी। सेम प्रोसेस, सेम एक्सेल शीट आपने काइनेटिक्स के केस में बनानी है, उसकी मैंने यहाँ पे आपको शो नहीं की और ना वो बनाई है, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप ये जब आइसोथर्म्स की शीट बना लोगे ये सारी की सारी स्पोज्ड वैल्यू लिखी है मैंने, ठीक है। अब आप इसको कॉपी करने बैठ जाओगे तो वो आपकी गलती होगी, क्योंकि ये सारी की सारी स्पोज्ड रीडिंग्स हैं। इसमें जस्ट आपको समझाने के लिए ये वैल्यूज़ जो है ना वो एक सेट की हैं, ताकि आपको एक ब्रीफली एक एक्सेल शीट की शक्ल में आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो यही प्रोसीजर, यही फार्मूलाज, यही कैलकुलेशंस आपने सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केस में करनी है, सूडो सेकंड के केस में, इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल, लिक्विड फिल्म मॉडल, एलोविच काइनेटिक मॉडल, जो मॉडल्स आपने डिस्कस किए हैं आपने सब पे अप्लाई कर देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि वहाँ पे भी QE एक्सपेरिमेंटल और QE कैलकुलेटेड आपके पास दो चीज़ें हैं। अगर आप को नहीं पता कि वो क्या है काइनेटिक के केस में, तो आप वो जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं आइसोथर्म्स की और काइनेटिक्स की, कि उनके ग्राफ कैसे बनाने हैं, उनकी कैलकुलेशन फर्दर कैसे करनी है, आप उन वीडियोस को देख लें। आप उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि QE एक्सपेरिमेंटल, QE कैलकुलेटेड क्या है, ठीक है। वो चीज़ें आपने बस वहाँ से दो ये चीज़ें ही लेनी है, उसके बाद तो जस्ट आपने फार्मूला ही लगाना है। फॉर एग्जांपल QE एक्सपेरिमेंटल क्या है, QE कैलकुलेटेड क्या है, उसके बाद आपने इनका डिफरेंस लेके, उनका स्केयर लेके, डिवाइड करके समेशन ले लेना है। उसको n की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने इफेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम में 7 एक्सपेरिमेंट किए थे, 6 किए थे, फॉर एग्जांपल 6 किए थे, तो आपके पास n की वैल्यू उस केस में 6 होगी। कंसंट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में आपने 8 किए थे, तो आपकी वैल्यू n की 8 हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स आपने कितने किए थे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कि ये जो मॉडल्स हैं, जब आप इनकी कैलकुलेशंस कर लेंगे तो आपने जो आपका थीसिस है, ये जो आपका आर्टिकल है, आपने उसमें इस तरह का एक टेबल बनाना है, जिसमें आप डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स को, डिफरेंट आइसोथर्म्स मॉडल को, इनका कंपैरिजन करोगे। यहाँ पे तो 2 मॉडल्स है, आपने सब मॉडल्स के नेम लिखने हैं कॉलम में, ERRSQ, ARE, हाइब्रिड, MPSD, EABS, उन सब के नेम्स लिखेंगे। उनके जो जो वैल्यूज़, जो जो आंसर्स आए हैं, आपने उन आंसर्स को यहाँ पे मेंशन करना है। इसके साथ उनके मॉडल्स के नेम लिखने हैं कि ये मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं, ये काइनेटिक मॉडल्स हैं, ये आइसोथर्म्स मॉडल्स हैं। आप काइनेटिक मॉडल का अलग से टेबल भी बना सकते हो, आइसोथर्म्स का अलग से बना सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये सारी कैलकुलेशंस आपने एक्सेल शीट बनानी है आइसोथर्म्स के केस में, काइनेटिक्स के केस में, और उसको आपने पेपर में भी ऐड करना है और थीसिस में भी करना है। क्यों करना है उसकी रीज़न मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जस्ट आर स्क्वायर की वैल्यू से, रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू से हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि हमारा एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इस आइसोथर्म मॉडल को या इस काइनेटिक मॉडल को फॉलो कर रहा है। हमें उसको वेरीफाई करने के लिए इन मॉडल्स को करना पड़ेगा कैलकुलेट, इनकी वैल्यू हमें पता चलेगी। हम फिर कंपेयर करेंगे कि जिस मॉडल की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो और एरर एनालिसिस मॉडल की वैल्यू सबसे कम हो, ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो वो मॉडल हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा को फॉलो करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे मैंने इसमें लैंगमर और फ्रेंडली की मैंने आपको बताया कि इसमें हमने खुद कैलकुलेशन की है ग्राफ से QE कैलकुलेटेड की, जबकि DR के केस में हमने स्लोप की वैल्यू को ही QE कैलकुलेटेड कंसिडर कर लिया है। इसी तरह आपने अगर काइनेटिक्स की मैं बात करूँ तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो सेकंड ऑर्डर की QE कैलकुलेटेड कैसे निकालना है उसकी वैल्यू भी वहाँ पे गिवन है। लास्ट वीडियो में आप उसको देख लीजिएगा कि उसका मेथड क्या है, QE कैलकुलेटेड कैसे निकालते हैं। और जबकि इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल, एलोविच या लिक्विड फिल्म मॉडल, इनके केस में आपने उनकी स्लोप की वैल्यू को ही QE कैलकुलेटेड कंसिडर कर लेना है। तो यहाँ पे आई होप सो कि आपको ये 5 मॉडल्स की अच्छी तरह से ब्रीफ डिस्कशन हो गई और उसकी समझ भी आ गई होगी।
कि नॉन लीनियर या एरर एनालिसिस मॉडल्स क्या हैं, उनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है और उसको पेपर में कैसे ऐड करना है। तो वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया, उसकी आप थोड़ी सी डिटेल ऐड करें। जो आप थीसिस लिख रहे हो या पेपर लिख रहे हो, आप पहले उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें कि ये होते क्या है, इनका फार्मूला क्या है। देन आप इस तरह की एक्सेल शीट बनाएं। एक्सेल शीट बनाने के बाद आप इनके जो वैल्यूज़ का हर मॉडल का जो आंसर आएगा आप उनका एक कंपैरिजन का टेबल बनाएं। और उसके बाद अपने पेपर में ये बात मेंशन करें, इसके प्रॉपर रेफरेंस दे के इसके आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल होंगे डिफरेंट आर्टिकल्स, वहाँ से आपको इसकी डिस्क्रिप्शन और उसके फार्मूलाज मिल जाएंगे। आप उनका रेफरेंस दें कि हमने इन पेपर से इसकी डिस्क्रिप्शन या फार्मूला लिए हैं। होप्स हो कि यहाँ पे आपको ये सारी नॉन लीनियर मॉडल्स की समझ आ गई होगी। और अगर आपको एक्सेल शीट यूज़ नहीं करनी आती, फार्मूला नहीं लगाना आता और आपने क्यू ई कैलकुलेटेड नहीं निकालनी आती, तो इसकी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई है आप उसको देख लीजिएगा, आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। और उसका मैं जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियोस में जो आने वाले पार्ट्स हैं हम उसमें फर्दर डिस्कशन करेंगे कि ऐसे सब मॉडल्स क्या होते हैं, या काइनेटिक मॉडल जो होते हैं वो कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कैसे डिस्कस की जाती है। तो स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। थैंक यू वेरी मच।